हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है अगत तंत्र। अब इससे पहले हमने एक और नया सब्जेक्ट देखा था जो कि था हमारा चरक संहिता। अब चरक संहिता में हमने सूत्र स्थान के लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो आपको वीडियो नहीं मिली है तो एक बार प्लेलिस्ट के वाले ऑप्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक करो। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है। उसी के अंदर आपको सारे सूत्र स्थान के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने वहाँ पर विमान स्थान भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक। अब बात रही अगत तंत्र की, तो अगत तंत्र में सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र, तो मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वीडियो बड़ी बन जाए, ठीक। तो ये सारे 10 पॉइंट यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं, आप इनको देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन कौन सा टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक तो हम आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला अगत तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सियोलॉजी, दूसरा स्कोप ऑफ अगत तंत्र। इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक को हम कवर करते हैं, ठीक है। पहली वीडियो को है इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं रहने देते हैं, छोटी ही बनाते हैं, ठीक है। सभी टॉपिक को हम यहाँ पर आसानी से कवर करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। तो सबसे पहले जैसा कि नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र, तो हम इसका मतलब समझते हैं कि अगत तंत्र है क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आना चाहिए कि जो भी नया सब्जेक्ट आता है वो इसका रीजन क्या है पीछे का, ठीक है। जैसे चरक संहिता है, वो कहीं ना कहीं चरक संहिता मेडिसिन के लिए ही तो आई है भाई। आगे जाके चरक संहिता आप चिकित्सा पढ़ोगे तो वहाँ पर आप सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। मतलब चरक चिकित्सा स्थान की मेडिसिन से रिलेटेड है। और जैसे सुश्रुत स्थान आया, मतलब आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता दी, तो सुश्रुत संहिता क्यों दी, कहीं ना कहीं सर्जरी के रिलेटेड इशू जाता है। इसी तरह से जो हमारा अगत तंत्र है वो अगत तंत्र क्यों आया है, क्योंकि देखो जो विष है तो उन विष की पॉइजनिंग के लिए, उनके एंटीडोट के लिए, एंटी पॉइजनिंग के लिए यहाँ पर ये अगत तंत्र आया है, ठीक है। मतलब इसमें जो भी बात की जाएगी कहीं ना कहीं विष से रिलेटेड की जाएगी। इसमें आपको बहुत सारे विष बताए जाएंगे, अलग अलग प्रकार के विष बताए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अगत तंत्र। अब देखो अगत तंत्र, कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र, या इसी का आपको नाम देखने को मिलता है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, मतलब टॉक्सिन के बारे में स्टडी करना। और टॉक्सिन कैसे, क्लिनिकल टॉक्सिन के बारे में स्टडी करना, तो ये इस चैप्टर का नाम हो गया। तो अब सबसे पहले हम नाम समझ लेते हैं अगत तंत्र। देखो यहाँ पर जो अगत तंत्र, इसकी निरुक्ति देखते हैं तो वो बना ए प्लस गैद प्लस तंत्र। अब यहाँ पर जो गद वर्ड है, अभी गद वर्ड का मतलब होता है विष, गद वर्ड का मतलब होता है विष या रोग या पीड़ा, ठीक है। और इसमें अगर हम ए और जोड़ देते, आ और जोड़ देते, तो वो क्या बन जाता है, अगत बन जाता है, जिसका मतलब होता है एंटीडॉट या एंटी पॉइजनिंग, ठीक है। अब तंत्र का मतलब साइंस या शास्त्र, ठीक है। तो हम क्या, अगत तंत्र का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा शास्त्र जिसमें हम एंटीडॉट या एंटी पॉइजनिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो होता है अगत तंत्र। अभी जो अगत तंत्र है वो अलग अलग आचार्य ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि अगत तंत्र का उस आचार्य नाम दिए, तो याद रखना आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के वन में अगत तंत्र नाम दिया, ठीक है। और आचार्य चरक ने इस अगत तंत्र को क्या नाम दिया था, वो दिया था विष गर विरोधिकम उपशमन, ठीक है। क्या नाम दिया था, विष गर विरोधिकम प्रशमन, ठीक है। और जबकि आचार्य भागवत ने जो नाम दिया था वो दिया गया था दृष्टाम विष चिकित्सा। अब ये नाम कहाँ पर दिए थे, अगर आपको याद हो, जिस तरह से मैंने बीएमएस फर्स्ट ईयर की आपको बात याद हो, तो वहाँ पर आचार्य भागवत का यानी अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का वन का चैप्टर याद हो, जहाँ पर आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में बात थी, ठीक है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्व शल्य दृष्टा दमिष्ट्रा, तो ये दमिष्ट्रा जो वर्ड आता है ना वो किसके लिए आता है, यहाँ पर अगत तंत्र के लिए आता है, ठीक है। अगर मैं दमिष्ट्रा कह दूँ या अगत तंत्र कह दूँ या आचार्य चरक की भाषा में विष गर विरोधिकम प्रशमन कह दूँ, तो बात एक ही है। एक तरीके से इनकी पर्याय होती है। अगत तंत्र का पर्याय दमिष्ट्रा हो गया, विष गर विरोधिक अपरशमन हो गया, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगत तंत्र नाम किसने दिया, या विष गर विरोधिकम प्रशमन नाम किसने दिया, या दमिष्ट्रा नाम किसने दिया है। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के वन में जब आयुर्वेद के 8 अंग का उन्होंने श्लोक बताया था, तो ठीक है, आयुर्वेद के 8 अंग का उन्होंने श्लोक बताया था, तो उसी के अंदर अगत तंत्र को 6ठे स्थान पर उन्होंने रखा था, ठीक है। और जब आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 30, आप चरक सूत्र स्थान 30 पढ़ोगे तो वहां पर भी आयुर्वेद के 8 अंग के बताए गए हैं। वहां पर आपका आयुर्वेद का 8 अंग का श्लोक मिलेगा। उस श्लोक के अंदर जो विष गर विरोधिकम उपप्रशमन है और को तीसरे स्थान पर रखा गया है। अब जैसे आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान वन के अंदर जो आयुर्वेद के 8 अंग बताए हैं, उनके अंदर दृष्टावर्षण चिकित्सा को 8वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। सॉरी 8वां नहीं, 6ठा स्थान है ये, 6ठे स्थान पे रखा है। देखो 6ठे स्थान पे सुश्रुत ने रखा था, 6ठे स्थान पे ही भागवत ने रखा है। अगर आपको श्लोक याद होगा, देखो काय पहला नंबर आता है, बाल दूसरा, ग्रह तीसरा, ऊर्ध्व चौथा, शल्य 5वां, दमिष्ट्रा 6ठा। तो दमिष्ट्रा कौन से पा रहा है, 6ठा आ रहा है,
ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसी तरह चरक का एक श्लोक होता है आयुर्वेद के 8 अंग का, जिसके अंदर जो विष गर्भ विरोधिकम उपशमन है वो 30 नंबर पर आता है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 1 में एक आयुर्वेद का 8 अंग का श्लोक दिया है, जहाँ पर अगतंत्र 6ठे स्थान पर आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जो अभी मैंने आपको बताई है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगतंत्र मैंने क्या बताया, ऐसा कोई पदार्थ जिससे विष पर विजय प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा अगध तंत्र हो जाता है। तो अगध तंत्र का मतलब उसमें हम अध्ययन करते हैं। देखो अगध का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई पदार्थ जिस पर विषय प्राप्त की जा सकती है, और इसको हम मॉडर्न भाषा में क्या कहते हैं, एंटीडोट, एंटी पॉइजनिंग। ठीक है, जैसे आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा, ये इसका एंटीडोट क्या है, इसने काट गया या किसी को जहर पिला दिया, विष पिला दिया, इसका एंटीडोट क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक, इतना आपको समझ में आएगा। फिर बात आती है कि जो आचार्य चरक ने इसका नाम दिया था अगतंत्र का, विष गर विरोधिकम परसमन। तो विष का मतलब होता है जहर, गर का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, अभी आप गर विष भी पढ़ोगे तो वहाँ पर ही बताया जाएगा जो विष होता है वो आर्टिफिशियल विष होता है, वो दो द्रव्य को आपस में ऐड किया जाता है और एक विष बनाया जाता है। ठीक है, और घर मतलब मिश्रण। ठीक है, मिश्रण की वजह से वो विषैला बन जाता है। विरोधिकम का मतलब होता है ऐसा द्रव्य जो शरीर के अंदर बेचैनी और दोष उत्पन्न करता है। तो विरोधिकम का मतलब क्या है, ऐसा द्रव्य जो शरीर के अंदर बेचैनी और दोष उत्पन्न करता है, इसको हम बोलते हैं विरोधिकम। प्रशमन का मतलब होता है शांत। रिलेटेड विद ट्रीटमेंट, मतलब देखो यहाँ पर आप इस पूरे को जोड़ दो तो क्या बन जाता है, मतलब कोई ऐसा जहर या फिर कोई ऐसे द्रव्य को आप तो मिला रहे हो। ठीक है, मतलब जो शरीर के अंदर बेचैनी कर रहा है, दोषों को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, दोषों को ज़्यादा बढ़ा रहा है, घटा रहा है, उत्पन्न कर रहा है, और उनको शांत करने वाला या उनका ट्रीटमेंट ही क्या होता है, हमारा विष गर्भ विरोधिकम प्रशमन। ठीक है, तो जिस तरह से हम अगतंत्र के अंदर क्या कर रहे थे कि विष पर विजय प्राप्त कर रहे थे, इसी तरह से विष गर्भ विरोधिकम प्रशमन है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, उनको शांत कर रहे हैं। अब दमष्टा विष चिकित्सा का मतलब क्या होता है, दस्त से उत्पन्न हुए विष को लक्षणों की चिकित्सा। देखो दमष्टा जो वर्ड आता है वो कहाँ से आता है, दंत से आता है। दंत मतलब जो टीथ होते हैं, जैसे सांप के टीथ हो गए या फिर एनिमल बाइट हो गई, कोई एनिमल बाइट हो गई, कोई ह्यूमन बाइट हो गई। ठीक है, इनसे भी क्या होता है, दांतों से भी क्या होता है, जहर फैल जाता है। तो उनकी अब जो चिकित्सा हम करते हैं वो किसके अंदर आ जाती है, दमष्टा विष चिकित्सा के अंदर आ जाता है। यहाँ तक कि आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखते हैं परिभाषा। तो इसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग याद कर लेना। अगध तंत्रा नामः सर्प कीटा लूता मूषक आदि दमष्ट्रा। ठीक है, विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगनार्थ उपशमनार्थ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो अगध तंत्र है, अगतंत्र जो नाम है वो क्या है, सर्प हो गया, कीट हो गया, मतलब सर्प के, कीट के, लूता से, मूसा के, कीट आदि के दांतों से। दष्ट मतलब दांतों से, मतलब या कोई स्नैक वगैरह हो गया, कोई इंसेक्ट वगैरह हो गया, कोई लूता मतलब स्पाइडर वगैरह हो गए, मूस यानी रैट वगैरह हो गया। तो इन सभी के दृष्टा मतलब अगर वो काट लेते हैं आपको, तो विष व्यंजनार्थ, तो विष क्या करता है, विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगम। तो विष व्यंजनार्थ का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, मतलब अलग अलग प्रकार के जो विष होते हैं। ठीक है, तो समझ रहे बात को, जैसे यहाँ पर बताया कि सर्प से, कीटा से, लूता से, मूसक से आदि से, जब इनके दस्त से जो उत्पन्न हुए विष है। ठीक है, तो इनके दस्त से मतलब जब वो काटते तो उनके दांतों से जो उत्पन्न हुए विष है, और विविध विषम संयोगम। और विविध विषम संयोगम का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो विष ऐसा नहीं है कि विष भी कई प्रकार का होता है। एक स्वाभाविक विष होता है, एक कृत्रिम विष होता है, एक संयोगज विष होता है। अभी आगे पढ़ोगे कृत्रिम क्या होता है, अकृत्रिम क्या होता है। कृत्रिम के अंदर दो आते हैं, एक स्थावर आता है, एक जंगम आता है। ठीक है, या किसी के सहयोग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये सब विष है। तो इन सभी के विषयों से, ठीक है, इन सभी के विषयों से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, और उन लक्षणों को शांत करने के लिए जो चिकित्सा की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अगध तंत्र कहते हैं। अब इसका जो रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है सुश्रुत का सूत्र स्थान 1। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगध तंत्र उस नाम, मतलब अगध तंत्र को हम उस नाम दिया गया है, मतलब अगध तंत्र उसे कहते हैं जिसमें सांप के, कीटा से, लूता से, मूषा से आदि इनके दांत, इनके दृष्टा से जो विष व्यंजनार्थ, मतलब इनके दांतों से जो विष उत्पन्न होता है, और विविध विष संयोगम, और विविध विष मतलब अकृत्रिम विष, स्वाभाविक विष। तो ये जितने भी प्रकार के विष होते हैं उनकी हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अभी इसकी टेंशन मत लीजिए सर, कृत्रिम क्या है, कृत्रिम अभी इसी चैप्टर के अंदर आएंगे, आराम आराम से करके पढ़ेंगे, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और उसके बाद आता है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। अब क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है कि इट डील विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन।
ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये मैकेनिज्म एक्शन, तो मतलब जो विष है, मतलब जो टॉक्सिन है, जो विष है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है और मैनिस्टिवेशन क्या है। मैनिस्टिवेशन का मतलब ये है कि जब किसी ने पॉइजन सेवन कर लिया है तो पॉइजन सेवन करने के बाद उसके अंदर क्या आपको साइन और सिम्टम दिख रहे हैं। एंड डायग्नोसिस एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, और कैसे आप डायग्नोसिस और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, ठीक है, मतलब कैसे आप डायग्नोसिस कर रहे हो और क्या मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है उस पॉइजन के, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। देखो लॉजी जो वर्ड आता है वो आता है स्टडी, और किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, टॉक्सिक के बारे में कर रहे हैं। अब टॉक्सिक के एक पहलू के बारे में तो हम स्टडी करेंगे नहीं, सारे पहलू के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो हमारी बॉडी पे मैकेनिज्म है इसकी, किस तरह से उसका मैनिस्टिवेशन है, सेवन करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम है, कहीं उल्टी तो नहीं आ रही है, कहीं हमारा जो कलर है वो ब्लू से नहीं हो गया है, कहीं हमें सिनकूप तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़। फिर हम डायग्नोसिस करेंगे। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम बहुत सारे टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, एमआरआई वगैरह भी किसी किसी केस में हम करा सकते हैं, और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन है, और हम देखेंगे कौन सा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हमें उसके अंदर कराना होता है। अब वो हम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पॉइजन कौन सा है। अगर मान लो स्नेक वेनम है, मतलब अगर किसी ने स्नेक ने काट लिया है तो एंटी वेनम थेरेपी लगाएंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से अगर पॉइजनिंग हो गई है तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। अगर ओपियोइड ओवर की डोज होगी, ओपियोइड एक प्रकार की ड्रग्स होती है, उसकी ओवरडोज की वजह से हो गई है तो आप यहाँ पर नैलॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन दोगे, वो एक प्रकार का एंटीडोट होता है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर जैसे मान लो आयरन है तो आयरन की ओवरडोज हो गई तो वो वहाँ पर भी आप एक प्रकार का एंटीडोट लगाओगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है डिफरोक्सिम, डिफरॉक्स एमाइन करके कुछ होता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इनको सही से जवाब देना। पहला, अगतंत्र नाम किसने दिया। दूसरा, आचार्य चरक ने अगतंत्र को क्या नाम दिया, और आचार्य बागभट्ट ने कौन सा नाम दिया। फिर अब इनका रेफरेंस ध्यान रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। सुश्रुत ने सूत्रस्थान के, चरक ने सूत्रस्थान के, बागभट्ट ने सूत्रस्थान के, सभी ने सूत्रस्थान में दिया है। मैं खुद नहीं बोला, पूरा आप इस सेंटेंस को पूरा कीजिए। अगतंत्र, अगतंत्र का मतलब क्या होता है, देखो एंटीडोड, एंटी पॉइजनिंग वगैरह होता है। गद का मतलब क्या होता है, विष, और ए का मतलब आप जानते हो सभी नहीं होता है, मतलब जो भी विष होता है उसके अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ इसका अपोजिट लाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंटीडोट, एंटी पॉइजनिंग होती है, मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिससे विष पर विजय प्राप्त की जा सके उसको हम एंटीडोट वगैरह अगध कहते हैं, ठीक है। और विष गर्भ विरोधी को उपशमन का नाम बता चुका हूँ, दमिष्टा विष चिकित्सा का नाम बता चुका। अगतंत्र की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी को याद होनी चाहिए। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में यहाँ पर समझा चुका हूँ, तो इतना अभी तक हम आपको सभी को समझ में आना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ अगतंत्र के बारे में कि अगतंत्र को अगर आपको नॉलेज है, अगतंत्र का विशेषज्ञ बनते हो तो उसमें आपको क्या क्या स्कोप देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पर बताया गया है कि चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, ठीक है। तो चिकित्सा क्षेत्र मतलब इस ट्रीटमेंट में क्या इनका उपयोग देखने को आपको मिलेगा। पहला होता है विषयुक्तता का निदान और ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने विष ले रखा है तो उसका क्या कारण है, ठीक है, वो आप पता कर सकते हो और ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि किसी की जो डेथ होती है वो विष की वजह से हो जाती है, ठीक है, कोई पॉइजन एजेंट की वजह से हो जाती है, पॉइजन की वजह से हो जाती है, तो ये पता करना, ठीक है। तो ये जिस तरह मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो इसका कारण क्या रहा होगा, तो ये भी आप पता कर सकते हो अगर आपको अगतंत्र की नॉलेज है। और ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट कैसे देते हो, नॉर्मल सी बात है कि आप हर एक पॉइजन के अंदर पढ़ोगे कि क्या सिम्टम्स मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उनके आधार पर आप पहचान सकते हो कि कौन सा यहाँ पर आपको पॉइजन दिया गया होगा, क्या उसका एंटीटोड वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह से, और दवा की विषयुक्तता, मतलब दवा ये जो मैंने आपको बता दी कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा नहीं देनी है, ठीक है। तो उसके बाद आता है पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का संगम। तो पारंपरिक, देखो मतलब पारंपरिक का मतलब है जो पहले से चलती आ रही है, मतलब आयुर्वेद की बात कर रहा है, और आधुनिक मतलब जो आज मॉडर्न की जो ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो उन दोनों को हम मिला सकते हैं आपस में। अगर आपको देखो आयुर्वेद बीएमएस के अंदर हम क्या करते हैं, आयुर्वेद का भी पढ़ते हैं और मॉडर्न का भी पढ़ते हैं। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन एक अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं कि जो हम हिस्ट्री टेकिंग वगैरह लेते हैं वो मॉडर्न के तरीके से लेते हैं, लेकिन जो दवाई वगैरह देते हैं वो आयुर्वेद के तरीके से देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर इनका कोरिलेशन करके अच्छे से कर सकते हो। जैसे पहले में क्या करते हैं, चतुर्विशंति उपक्रम, चतुर्विशंति मतलब 24 प्रकार के आप ट्रीटमेंट देखोगे। अभी एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वहाँ पर मैं 24 प्रकार के ट्रीटमेंट आपको बताऊँगा, ठीक है। देन दूसरा होता है औषधि का योग, तो जो भी औषधि का योग है और विशेषिक एंटीटोड्स है, तो उनको अगर आप एक मॉडर्न से रिलेट कर दो, मतलब मॉडर्न से कंबाइन कर देते हो तो आप उसमें और भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक। देन उसके बाद आता है पर्यावरण विष विज्ञान। तो पर्यावरण विष विज्ञान का में भी आप इनका स्कोप है कैसे, जैसे कि जल है, वायु है, भूमि प्रदूषण है, तो इनकी वजह से क्या होता है विषैले प्रभाव पड़ते हैं, तो इनका आप निवारण के उपाय कर सकते हो अगर आप अगतंत्र को आपका
थोड़ी बहुत नॉलेज है तो, ठीक है। जैसे बताया गया है रासायनिक प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण, मतलब जो केमिकल वगैरह से जो प्रदूषण होता है, ठीक है। आपने देखा होगा वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी करके एक चैप्टर आता है, 5th एंड 6th चैप्टर है वो, उसके अंदर इन सबको पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है, और औद्योगिक और कुछ फैक्ट्री की वगैरह से जो पोल्यूशन है, तो इनके क्या क्या विषुक्त प्रभाव है, इनका आप अध्ययन कर सकते हो और इनका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये कब कर सकते हो, जब आपको अगर तंत्र की नॉलेज है। उसके बाद है कृषि में विषयुक्त प्रबंधन, ठीक है। तो कृषि में विषयुक्त प्रबंधन, आजकल तो आप देख रही हो जो भी आप अनाज खा रहे हो इसमें केमिकल, बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे हम लगाते हैं, खाद वगैरह लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक फार्मर है, मेरे पिताजी फार्मर है, ठीक है, मैं भी फार्मर ही हूँ, पर मैं इतना काम नहीं करता जितना मेरे पिताजी करते हैं, ठीक है। तो उनके केस में क्या है कि वो भी बहुत सारे आजकल दवाई लगाते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि देखो अगर आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए तो ज़्यादा आपको ये लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप केमिकल्स का यूज़ नहीं करते तो पैदावार इतनी अच्छी होगी नहीं, और सरकार ने तो वैसे ही फसलों के रेट अभी कम कर रखे हैं, ठीक है। तो और किसान तो हमेशा यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फसल हो, तो उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल साइड है, खाद वगैरह है, ठीक है, वो सब लगवाते रहते हैं। तो उनका भी आप करा सकते हो, जैसे कृषि कीटनाशक और रसायनों का अति उपयोग करते हो जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक होता है, तो अगर तंत्र में इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपको अगर तंत्र की नॉलेज है तो आप यहाँ पर इनको कम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, जैसे मान लो कि अगर उनके आहार की वजह से अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उनका पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारी फूड पॉइजनिंग आपने देखा है, जैसे फूड पॉइजनिंग कई तरीके से होती है। जैसे मान लो फूड पॉइजनिंग हो रही है कि जो खाना है उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हैं, उन केमिकल की वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए, सेल्स में म्यूटेशन हो गए हैं, या फिर उनकी वजह से विषयुक्त आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आप आराम से नॉलेज से पहचान सकते हो, कि पूछ सकते हो पेशेंट से, हिस्ट्री टेकिंग ले सकते हो, और इनके लक्षणों के आधार पर आप पता कर सकते हो कहीं ना कहीं जो वो फूड खा रहा है उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं जिनकी वजह से उसको हेडेक वगैरह या कैंसर जैसे म्यूटेशन, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो वो कब आपको ये सब चीज़ों को ज्ञान और ट्रीटमेंट कर सकते हो, जब आपको गणतंत्र का अच्छा खासा ज्ञान हो। दूसरा होता है फॉरेंसिक विज्ञान में योगदान। देखो अभी आप 1 से लेकर 14 चैप्टर तक अलग है, या 15 से लेकर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वो सारे कहीं ना कहीं सारे इंग्लिश वाले टॉपिक आते हैं, जिनमें जो पहला चैप्टर आता है वो आता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिप्रूडेंस करके आता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है जनरली, देखो जितने भी विषयुक्त मामले की पहचान होती है, कहने का मतलब ये है, देखो मैं अभी आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे केस आपने देखे होंगे कि सीआईडी वगैरह हम देखे होंगे, अपने आसपास कभी कोई देखा होगा कि किसी की डेथ हो गई पॉइजन की वजह से, या तो वो सुसाइडल हो सकता है, मतलब वो खुद नहीं लिया हो, या फिर होमिसाइडल हो सकता है। होमिसाइडल मतलब किसी को मारने के लिए किसी ने विष का प्रयोग किया हो, ठीक है। तो इनमें भी आप क्या पता कर सकते हो, ठीक है। तो विषुक्ता के मामले में उसकी पहचान कर सकते हो, ठीक है, और कौन सा विष से वो व्यक्ति मारा है वो पहचान सकते हो। बहुत बड़ी बात है अगर आप ये पता कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जो विष, मतलब जो व्यक्ति की डेथ हुई है वो कौन से विष की वजह से हुई है, ठीक है। तो और उसके कारण की पुष्टि के लिए आयुर्वेद विशेषज्ञ की उपयोगिता किया जा सकता है, ठीक है। जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ है, ठीक है, आयुर्वेद के विशेषज्ञ किसमें, अगतंत्र के अंदर अगर आप विशेषज्ञ हो तो आप पहचान सकते हो कि जो व्यक्ति की डेथ हुई है वो कौन से पॉइजन की वजह से हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो अगर आपको अवगत तंत्र का अच्छा खासा ज्ञान है, ठीक है। स्कोप मतलब क्या है, देखो स्कोप ऑफ अवगत तंत्र मैंने आपको भी समझाया। आप भी तो वीडियो सर्च करते हो, जब आप नीट पहली बार देख के आते हो तो स्कोप ऑफ BMS, स्कोप ऑफ MMBS, स्कोप ऑफ दिस फलाना डिकलाना, इस तरह से आप लिखते रहते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, अगत तंत्र का एक स्कोप बताया गया है कि अगत तंत्र के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगत तंत्र में जैसे विष की अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मॉडर्न को और आयुर्वेद की जो हमारी चिकित्सा है उसको मिला सकते हो, और उसके एक अच्छे से डॉक्टर बन सकते हो, इस तरह से बताया गया है, ठीक। और एक लेक्चरर बन सकते हो, कृषि में इस अगत तंत्र का उपयोग कर सकते हो, फॉरेंसिक में अगत तंत्र का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जब अभी भी देखा होगा, जब भी कोई ऐसे केस आते हैं, मिस्ट्रीज केस आते हैं कि किसी की डेथ पॉइजन की वजह से हुई है, किसी की भी वजह से हुई है, तो वहाँ पर क्या होती है कि एक टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है। तो फॉरेंसिक टीम क्या होती है, वो एक तरीके से अगत तंत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो पता करते हैं कि जो डेथ हुई है व्यक्ति की वो किस कारण की वजह से हुई है, कौन से पॉइजन की वजह से हुई है, इस तरह से, ठीक है। तो जो मैंने पॉइंट बताए इनको अच्छे से आप समझ लो और अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, ठीक। अभी तक हमने किस किस की बात कर ली है, तो एक बार देख लेते हैं हमने ये 2 पॉइंट अच्छे से कवर किए या नहीं किए। तो हमारा जो पहला था वो था अगत तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी।
हमने अगत तंत्र के बारे में समझ लिया कि अगत तंत्र किस आचार्य ने दिया, आचार्य सुश्रुत ने दिया है, आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या दिया है, और आचार्य भागवत ने क्या दिया है। ठीक है, और उसके बाद अगत तंत्र का मतलब क्या है वो भी देख लिया है। उसके बाद क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है वो भी देख लिया है। देन उसके बाद स्कोप ऑफ अगत तंत्र ये क्या होता है वो भी देख लिया है। इस वीडियो के अंदर हम 2 ही टॉपिक रहने देते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम पॉइजन इसके बारे में अच्छे खासी डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।